हाय एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत करीब है। आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अब तक उनको रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है। जो भी चीज़ें मैंडेटरी हैं आप मेक श्योर करना कि उनको आप अच्छे से पढ़ लो। और इसी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सी सेट का पार्ट। देखो, सी सेट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पढ़ लो सी सेट। एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ है, जो फॉर्मूले हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन है, उनको रिवाइज़ कर लो। क्योंकि आप अभी नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो पाती हैं। और मैं आपसे बार बार ये बोलता हूँ कि सी सेट में जो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन है उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। आप लास्ट में सिर्फ फार्मूले पढ़ के जाओगे कि इस चीज़ का ये फार्मूला है। एग्ज़ाम में आपके सामने वैसा क्वेश्चन आएगा भी, फिर भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक वैसे आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए रहोगे, आप यूज़ टू नहीं रहोगे, तब आपको पेपर में ईजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होगा। एंड इसीलिए मैंने अपने सी सेट के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था। आई थिंक ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपने अभी तक मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसमें से सेलेक्टिवली चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत एग्जॉस्टिवली चीज़ों को कवर किया है। लेट मी शो यू द इंडेक्स। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, नंबर सिस्टम, एस सी एफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, परसेंटेज, डी आई, वेन डायग्राम, अलजेब्रा, सीरीज सीक्वेंस, simple interest, compound interest, profit loss, partnership, mixture, allegation, clock and calendars, direction, time and work, pipes and systems, time, speed and distance, problems on train, problems on races, boat and steam, escalator, coordinate geometry, mensuration, permutation and combination, probability, coding, decoding, blood relation, syllogism and counting figures। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग के आते हैं या फिर मैथ में आते हैं, यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर जिन्होंने ये इंडेक्स प्रिपेयर करके भेजा है। नाउ लेट मी शो यू कि आपको ये पीडीएफ यूज़ कैसे करना है। क्योंकि यहाँ बहुत से चैप्टर्स हैं एंड बहुत से फॉर्मूले आपको मिलेंगे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने ट्रेडिशनल वे में सॉल्व किया है, एंड प्लस उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो उसको भी अप्लाई करके बताया है। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम आपके पास कम रहता है। बट देखो, जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ना, उनको आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ऑल्सो आई थिंक कि सी सेट में मेरे मार्क्स थोड़े डिसेंट थे, तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन से चैप्टर्स आपको मैथ प्लस रीजनिंग में देखने हैं, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस वीडियो से आप ये जज कर लेना, आप पॉइंट आउट कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको बचे हुए दिनों में पढ़ने हैं। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने अभी तक सब कुछ नहीं पढ़ा है तब एटलीस्ट उतना पढ़ लो, ताकि आपका जो कट ऑफ है वो आराम से क्लियर हो जाए। नहीं तो मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ जो एकदम लास्ट में जाके फंस जाते हैं। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, इवन पॉइंट से फंस जाते हैं। किसी का 65 पॉइंट कुछ कुछ आता है, किसी का 66 पॉइंट कुछ आता है। तो उस सिचुएशन में आप ना रहो, इसीलिए आप अभी थोड़ा सा टाइम दे दो। मैंने इस पीडीएफ को ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे अपलोड किया था, बट वहाँ पे इंडेक्स मिसिंग था, इसीलिए मैं इसको फिर से री अपलोड कर दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे जाके आप 23 अप्रैल का पोस्ट देखोगे, वहाँ पे मैं इसको री अपलोड कर दूँगा। और इस बार जो पीडीएफ अपलोड होगा उसमें आपको इंडेक्स मिल जाएगा। नाउ लेट मी गिव यू सम रफ आइडिया कि आपको चीज़ें पढ़ना कैसे है। जैसे पहला टॉपिक हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आपको डीआई में भी मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कई बार स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। देखो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना आए, बट इनडायरेक्टली बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे इसके फॉर्मूले आपको लगेंगे। लेट मी शो यू। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, डिवाइड 2600 अमंग ए बी सी इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4। और मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू में देखा है, इसको पूछा जा चुका है। यहाँ पे काफ़ी सिंपली पूछ लिया था कि आपको रेशियो बताना है। इसीलिए इसका जो सिंपल मेथड है वो यहाँ पे है कि 1/2 जो है 1/3 से बड़ा है, एंड 1/3 जो है 1/4 से बड़ा है। इसलिए जो शेयर ऑफ ए बी सी होगा उसमें ए का शेयर बड़ा होगा बी से, एंड बी का शेयर बड़ा होगा सी से। ये कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिल रहा है? डी में मिल रहा है। सो डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा ट्रिकी पूछा जाता है। जैसे आपको प्रॉपर नंबर निकालना होगा। लाइक इस क्वेश्चन को देखो, ए एंड बी टुगेदर है 6300 रुपी। इफ़ 5/19 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी अमाउंट, द अमाउंट ऑफ बी इज़। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, इसीलिए आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना होगा। इसके 2 मेथड हैं, बट यहाँ पे जो लिखा है वो बहुत सिंपल मेथड है। ए के अमाउंट को आप एक्स मान लो, बी के अमाउंट को वाई मान लो। दोनों का सम बोला है 6300 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6300।
यहाँ पे बोला है 5/19 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी अमाउंट। तो 5/19 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वाई। इसको सॉल्व करोगे तो x/y आ जाएगा आपका 38/25। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 38/25y एंड यही x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो x + y इज इक्वल टू 6300। यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल आएगी, इसके बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसका जो ऑल्टरनेट मेथड है वो यहाँ पे है एंड ये काफ़ी सिंपल मेथड है, इसको आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है। ये लेंदी मेथड है, इसको सिर्फ आप समझने के लिए रख लो, बट एग्ज़ाम में आप इससे करोगे कि कैसे b का शेयर निकाला जाता है। एक बार आपको रेशियो पता चल जाएगा, सिंपली आप चाहे a का शेयर हो या b का शेयर हो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मान लो b का शेयर पूछा है तो जो b का रेशियो रहेगा उसको ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में a + b दोनों के रेशियो का सम लिखोगे 38 + 25 इंटू टोटल अमाउंट जो है वो लिखोगे 6300। यहाँ से आपका b का शेयर आ जाएगा। इसी तरह आपको a का शेयर निकालना होगा तो यहाँ पे a का लिखोगे 38 लिखोगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और टोटल अमाउंट भी सेम रहेगा। एंड यही तरीका आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, इससे आपके बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे। और भी क्वेश्चंस आप देखो, लाइक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है, कौन सा सम या फिर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, और जो छोटे मोटे होते हैं वो तो आप सिंपली कर लोगे, बट जो टिपिकल होता है उसका आप एक मेथड समझ जाओ कैसे सॉल्व किया जाता है, तब इजली सॉल्व कर लोगे। नहीं तो वहाँ पर डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है। लाइक ये क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, इसी फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। अगर आपका फ्रैक्शन ये दिया है जहाँ पे a जो है वो b से ग्रेटर है, तब आपको इस पैटर्न में रेशियो को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल है, अरेंज द फ्रैक्शन 17/18, 35/36, 44/45, 59/16 असेंडिंग ऑर्डर। सो इसका करेक्ट आंसर सी है और उसी मेथड से ये निकाला गया है। लेट मी शो यू सम मोर क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया था रेशियो प्रपोर्शन का, उसमें क्वेश्चन जो आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग प्रॉब्लम। इसमें ये फॉर्मूला आप याद कर लेना कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इससे काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जो इक्वेशन रहेगा ना उसको आप इससे फॉर्म कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो आप, द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड रजनी इज़ इन रेशियो ऑफ 4:5, देयर एक्सपेंसेज आर इन रेशियो ऑफ 5:6। इफ़ कोमल सेव्स ₹25 पर मंथ वाइल रजनी सेव ₹50 पर मंथ, देन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, सिंपली आप इनके इक्वेशन प्रिपेयर करो एंड जैसे मैंने बताया आपको रेशियो प्रपोर्शन को सॉल्व करने के लिए, उससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो, कभी भी मान लो आपको ऐसा लगे कि शॉर्ट ट्रिक अपनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो देन गो फॉर द लॉन्ग सॉल्यूशन। शॉर्ट ट्रिक में आप फंस जाओगे, गलत आंसर आ जाएगा। उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा टाइम दे दो एंड उसका करेक्ट आंसर निकाल लो। जैसे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, बट जो ट्रेडिशनल मेथड है वो इक्वेशन बना के है। जैसे यहाँ पे देखो आप, इनकम एक्सपेंडिचर में आप एक इक्वेशन फॉर्म करोगे। पहला इक्वेशन आपका ये हो गया, दूसरा इक्वेशन आपका ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको y और x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका भी काफ़ी इजी है, और जो एज के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कॉइन्स के प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ पे आप ये तरीका लगा सकते हो, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े नहीं होते, छोटे नंबर्स होते हैं, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ये आपका एज का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर इज़ 1:2, 5 years बैक रेशियो वॉज 1:3, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 year। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मदर का एज इतना है, डॉटर का एज इतना है, फादर का एज इतना है, तो 5 साल बाद कितना एज होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो इजी वाले कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इनको देख लेना। और मुझे लगता है सिंपल तरीका इनका यही है कि आप इक्वेशन बना दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे B1:B2 का रेशियो दिया था 1:2, दोनों भाइयों का एज का रेशियो 1:2, तो B1 का एज हो जाएगा x, B2 का 2x। जब रेशियो में रहा करे तो आप x और 2x मान लिया करो। x 2x मतलब 1 दिया है तो x हो जाएगा, 2 दिया है तो 2x हो जाएगा। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले उनका जो एज था वो 1:3 था। सो 5 साल पहले मतलब -5 1:3। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इस x को आप यहाँ पुट करोगे तो आपको B1 का एज मिल जाएगा एंड B2 का एज मिल जाएगा। इसके बाद 5 साल बाद क्या एज होगी उनकी, आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ B1 B2 मिल गया आफ्टर 5 ईयर, 3:5 का रेशियो रहेगा। मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड भी बता दिया है, तो आपको जो इजी लगे, जो आपको हैंडी लगे उसको यूज़ करो। कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक अपनाने की जगह पे आप फंस जाओ और अभी आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन देख के, बट एग्ज़ाम में जाके चीज़ें आपको फिर से कंफ्यूजिंग लगने लगे, तो वो चीज़ नहीं करना है। कैसा भी क्वेश्चन हो उसके 2-3 टाइप लगाओ। देखो, क्वेश्चन को आपको रट के नहीं जाना है। सीसेट ऐसा नहीं होता है कि आप क्वेश्चन रट के जाए वहाँ पे कर दिए। समझो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, क्या चीज़ पूछा गया है, मेरे पास क्या है और मुझे क्या निकालना है। ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये क्वाइन वाला प्रॉब्लम है और इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आया था।
एग्जैक्टली ऐसा नहीं पूछा था और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्ट पूछा जाएगा, बट मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। अ बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन इन रेशियो 3:4:6। टोटल अमाउंट इन बैग इज़ रुपी 130। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इन द बैग। तो इसका एक लॉन्ग मेथड था जिसको मैंने कट करके एक सिंपल या इजी मेथड आप कह सकते हो उसको अप्लाई किया है। 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन जो है वो 3:4:6 के रेशियो में है। तो 3x, 4x एंड 6x, ये टोटल कितने हैं? देखो यहाँ पे पहला रुपी है, बाकी 2 पैसा है, तो आपको पैसे को भी रुपी में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 पैसा जो हो गया वो 1/2 रुपी हो गया, 25 पैसा जो हो गया वो 1/4 रुपी हो गया। तो टोटल पैसा कितना हुआ? 1 × 3x मतलब 1 रुपी, और यहाँ पे 3x दिया है, प्लस इसको रुपी में कन्वर्ट किया गया हाफ को, यहाँ 4x है, 4x प्लस 25 पैसे को कन्वर्ट किया गया रुपी में 1/4 × 6x 130, क्योंकि यहाँ पे दिया है टोटल अमाउंट बैग में जो है 130 रुपया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। जब x की वैल्यू आपको मिल गई तो पता चल जाएगा कि 1 रुपया कितना है, 50 पैसा कितना है एंड 25 पैसा कितना है। इसको सॉल्व करोगे तो ईजिली पता चल जाएगा कि बैग में कितना कॉइन्स है, 260 कॉइन है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम का। ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में आप सब कुछ जान जाओ, क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या होल नंबर होता है, क्या इंटीजर होता है। इस बार ही स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में पूछा था कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर बन जाएगा। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। भले आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी चीज़ है, बहुत छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ जिनको प्रॉब्लम होती है। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं पता होता है, बट एग्ज़ाम के प्रेशर में ना चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। लाइक यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको अच्छे से देख लेना। बहुत बार क्वेश्चन बोलता है कि 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो नंबर कैसे फॉर्म किया जाए वो चीज़ आप देख लो। 2 डिजिट का नंबर इस तरह से दिखेगा 10a + b। 3 डिजिट नंबर इस तरह दिखेगा 100a + 10b + c। सो इस फॉर्म को आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका डिविजिबिलिटी रूल है। दिस इज़ डिविजिबिलिटी रूल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो सिंपल है वो तो पता होता है कि 2 किसको डिवाइड करेगा, 3 किसको डिवाइड करेगा। जो बाद के टर्म्स हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, 2 कैसे डिवाइड करेगा, 3 कैसे डिवाइड करेगा, 9 कैसे करेगा, 6 कैसे करेगा, एंड आफ्टर डैट 10, 11। इसके बाद का उतना पूछता नहीं, बट टिल 11 आप देख लेना कि नंबर कैसे डिवाइड होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या, स्टेटमेंट कंक्लूजन में पूछ लेता है। इसको आप देख लेना। इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर मिलेगा। ऑड इंटू ऑड, ऑड। इवन प्लस माइनस इवन, इवन। ऑड प्लस माइनस ऑड, इवन। इवन प्लस माइनस ऑड, ऑड। इसको आप एग्जाम में किसी नंबर का एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ एलसीएम एचसीएफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो यहाँ से है वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट देगा, कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा, फिर आपको वहाँ पे ये देखना होगा कि एलसीएम लगेगा या फिर एचसीएफ लगेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो कि अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, अ सेकंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, अ थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स। इफ़ ऑल द 3 बेल रिंग्स एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, एट वॉट अदर टाइम विल दे रिंग टुगेदर। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखना आप, या तो लीस्ट पूछेगा या फिर टुगेदर पूछेगा, तब वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 2 चीज़ होता है, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। 4 × 5 = 20 है। तो जो 4 है वो 20 का फैक्टर है, 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, और यहाँ पे जो 20 है वो 4 का मल्टीपल है, 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो ये डिफरेंस होता है फैक्टर और मल्टीपल के बीच में। जो फैक्टर होता है वो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, और जो मल्टीपल होता है वो एक नंबर होता है, एंड दैट नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर विद सम अदर नंबर। फॉर एग्जांपल 4 जो है वो 20 का मल्टीपल है, एंड 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 20 मिल जाएगा। सो ये आपका एलसीएम रहा, एंड एलसीएम में काफ़ी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई XYZ, तो वहाँ पे आप XYZ का एलसीएम निकालोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई XYZ एंड लीव रिमाइंडर R, तब ये फॉर्मूला होगा। XYZ का आप एलसीएम निकालोगे, उसमें R ऐड कर दोगे। उसी तरह एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर A, B, C रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप K मानोगे, K जो है वो X - A है, मतलब जो आपका नंबर X है -A, Y - B, Z - C, ये आपका K हो गया, एंड एलसीएम निकालोगे, एलसीएम XYZ - K, ये आपका K हो गया।
एक एग्जांपल मैं टुगेदर का दिखाया था कि साथ में बेल कब रिंग करेगी, और यहाँ पे देखो लीस्ट नंबर पूछा ना, लीस्ट नंबर, यहाँ भी आप एलसीएम निकालोगे। इसके बाद एचसीएफ का एग्जांपल देखो आप, ये आपका एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर है, एलसीएम में क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसीलिए जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स हमेशा कम रहेगा, बट जो एलसीएम है वो नंबर से बड़ा रहेगा। ये आप याद करना कि जो नंबर है वो ग्रेटर और इक्वल टू एचसीएफ होता है एंड लेस और इक्वल टू एलसीएम होता है। और जैसे एलसीएम में देखोगे आप लीस्ट पूछता है, वैसे ही एचसीएफ में मैक्सिमम पूछता है। जैसे यहाँ देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरह यहाँ पे देखो एक नोट है, एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो यहाँ पे दो नंबर दिया था जिनका एचसीएफ निकालना था, 1001 और 910। तो जो भी एचसीएफ होगा वो कभी भी इनसे बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे एचसीएफ जो आया वो 91 आया। सो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। जैसे हमने एलसीएम में देखा था वैसे यहाँ पे देखो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो जैसे आप एलसीएम में कुछ फॉर्मूले याद करोगे, एचसीएफ के भी कुछ फॉर्मूले याद कर लेना। नेक्स्ट हमने इनइक्वालिटी की बात की थी ऊपर, उसका कुछ फॉर्मूला आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। ये भी देखना क्या को प्राइम होता है, क्या रिलेटिव प्राइम होता है, क्या प्राइम नंबर्स होते हैं एंड क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। कई बार पता ही नहीं होता कि को प्राइम किसे कहते हैं, प्राइम किसे कहते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन भी टफ हो जाता है। जैसे पीवाईक्यू में पूछा गया था मीन मीडियन मोड का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड होता क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब आप इजीली समझ जाते हैं कि किसका ग्राफ कैसे बनेगा। नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ परसेंटेज। लेट मी शो यू। ये भी कुछ फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के, खासकर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन देता है कि दो नंबर के प्रोडक्ट इतने हुए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इतना हुआ, तो नंबर्स क्या होंगे। तो यहाँ आपको एडिशन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिलेगा एंड मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो जनरली सॉल्व हो जाता है, नहीं तो इक्वेशन जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है। एंड यहाँ पे रूट निकालने का एक मेथड है, वो सब कोई जानता है, श्रीधाचार्य मेथड। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट रहेंगे, अल्फ़ा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सम ऑफ द रूट मतलब इनका जो सम होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, मतलब ये है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट होगा सी बाई ए, मतलब जो कांस्टेंट है सी, एंड बाई जो एक्स स्क्वायर के साथ है कांस्टेंट नंबर ए, तो सी बाई ए। नेक्स्ट आप परसेंटेज देखो, तो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन इससे पूछता ही है। सिंपली आपको ये देखना है कोई नंबर दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और परसेंटेज दिया है तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे एनी परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर। जैसे 30% ऑफ 120 कितना होता है, तो ये सिंपल है 30/100 इंटू 120 36। लेकिन जो थोड़ा टफ लगता है लोगों को वो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो 60 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 120। लंबे रूट से जाओगे तो पूरा इक्वेशन बनाना होगा। इसका सिंपल फार्मूला है कि जो हम कंपेयर करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखो, जिससे कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर में रखो इंटू 100। फॉर एग्जांपल 60 कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग 60 को न्यूमरेटर में रखेंगे, किससे कंपेयर कर रहे हैं 120 से, तो 120 को डिनोमिनेटर में इंटू 100, तो 50% हो गया। ये हो गया फार्मूला, इसको याद कर लेना, व्हाट वी कंपेयर विथ whom वी कंपेयर इंटू 100। और इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने या तो बॉक्स में और या तो हाईलाइट करके लिखा है, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कोई चीज़ कैसे डिसाइड किया गया है, बेस्ड ऑन दी PYQ, किस टॉपिक पे या फिर किस फॉर्मूले पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखो ये PDF आपको बहुत लेंदी लगेगा, 210 पेज का है, बट मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप आराम से इस PDF का यूज़ कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज़ लगा ही रहोगे, मॉक टेस्ट लगा ही रहोगे, तो उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लो। और कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, आप 2-3 मिनट सोचे, आपको आंसर नहीं आया और डायरेक्ट आप जाके सॉल्यूशन देखने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सोचो कि मैंने इसको पढ़ा है तो कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे सॉल्व हुआ है, बट ये चीज़ आपको खुद से इनकलकेट करनी है, खुद आपके दिमाग में नेचुरली आनी चाहिए। जब ऐसा आपके दिमाग में आने लगेगा तब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आया आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि सीसर के पेपर में बहुत से क्वेश्चंस इजी आते हैं, बहुत से क्वेश्चन टफ आते हैं, और आई बेट कि पेपर में बहुत से क्वेश्चन इजी होते हैं। आप सिर्फ इजी वाला ही कर लोगे तब भी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको यही नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। कई बार किसी टफ क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं हम लोग कि जो इजी वाला होता है वो छूट जाता है। दैट इज़ वाई जब भी आप सीसर का पेपर सॉल्व करो, पहले राउंड में पूरा पेपर गो थ्रू कर लो। एक क्वेश्चन देखो, उसको देख के आपको लगता है कि इसको आ रहा है तो आप करो, नहीं आ रहा है तुरंत गोला बनाओ, आगे बढ़ो।
और अभी तक आपने सीसेट का कोई पेपर नहीं लगाया तो एटलीस्ट 2-3 पेपर लगा लो। आप अपना लेवल देख लो कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, और मैथ, रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन के एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चंस हैं ना उनको सॉल्व कर लेना। इस पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं। आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है आपको कैसे पढ़ना है। मैं बार बार एक ही बात को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 28 तारीख को पेपर दे के आओ तो सीसेट की वजह से आपको लगे कि यार मेरा इस बार प्री नहीं क्लियर हुआ। सीसेट को इस बार बिल्कुल हर्डल बनने मत देना। जितना टाइम आप GS1 पे दे रहे होगे रिवीजन का, उसका कम से कम 1/4 आप सीसेट पे दे दोगे, तब भी आपका सीसेट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा।